खिलाफ लड़ाई में हमारी समझ बेहतर हो रही है, हमारी तैयारी और पक्की हो रही है। इकोनॉमी की रफ्तार के लिए छोटे उद्योगों को मिला है सरकार का पावर डोज, तो वहीं करदाताओं के लिए, आम आदमी के लिए भी है बड़ी राहत। आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए हम तैयार हैं, बस जरूरत है एक कदम आपके बढ़ाने की। रोजगार की तलाश करने वाले क्या स्वरोजगार की राह पर बढ़ सकते हैं आगे? जी हां, आपको दिखाएंगे एक युवक की सफलता की कहानी। तो वहीं समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा कैसे उत्साहवर्धक पहल सामने आ रही हैं, उसकी भी देखेंगे एक झलक। कोरोना से जुड़ी हर अहम खबर को लेकर हम हाजिर हैं कोरोना पर नजर में। मैं हूं जया सिन्हा और सबसे पहले इस वक्त की फास्ट न्यूज। कोरोना से जंग में पीएम केयर फंड से मिले 3,100 करोड़ रुपए। वेंटिलेटर, प्रवासी मजदूर और वैक्सीन विकसित करने में इस्तेमाल होगा फंड। पीएम मोदी ने दानदाताओं का किया धन्यवाद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर भारत पैकेज का खाका। 15 सूत्रीय कार्य योजना में कुटीर उद्योग, एमएसएमई, मजदूरों और मध्यम वर्ग समेत अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का रखा गया ख्याल। जून, जुलाई, अगस्त के लिए सरकार ईपीएफ पे करेगी सहयोग। 2,500 करोड़ के समर्थन से 72 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को होगा फायदा। 12% से घटाकर 10% की गई ईपीएफ योगदान की सीमा। गृह मंत्रालय ने कोविड 2019 के मद्देनजर केंद्र के विभागों में कामकाज के लिए वर्क फ्रॉम होम का फ्रेमवर्क किया जारी, मांगे सुझाव। एक 177 भारतीयों को लेकर दुबई से विशेष विमान पहुंचा अमृतसर। स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के तहत 14 दिन के लिए क्वारंटीन में भेजे गए यात्री। वंदे भारत मिशन के तहत ढाका से आज 2 विशेष विमान चेन्नई और दिल्ली के लिए भरेंगे उड़ान। कुल 239 भारतीयों की होगी स्वदेश वापसी। रेलवे ने 22 मई से वेटिंग लिस्ट टिकट जारी करने का किया फैसला, लेकिन टिकट कंफर्म होने पर ही सफर कर पाएंगे यात्री। कोई आरएसी टिकट नहीं होगा जारी। नई दिल्ली से 1000 यात्रियों को लेकर आज सुबह जम्मू पहुंची स्पेशल ट्रेन। तो वहीं लॉकडाउन में दिल्ली में फंसे लोग डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस के जरिए पहुंचे अपने शहर। भारत में कोरोना के 41,219 सक्रिय मामले, 26,234 संक्रमण मुक्त होकर घर लौटे, जबकि 2,549 लोगों की हुई मौत। भारत में इस वक्त सक्रिय मामलों का आंकड़ा 49,219। और आपको बता दें कि इस वक्त कोरोना पर नजर हमारा एक खास कार्यक्रम जारी है। कोरोना वायरस महामारी से मुकाबले के लिए पीएम केयर्स फंड से 3,100 करोड़ रुपए जारी करने का फैसला लिया गया है। 3,100 करोड़ में से 2,000 करोड़ वेंटिलेटर के लिए, जबकि 1,000 करोड़ प्रवासी मजदूरों के हितों में खर्च किए जाएंगे। 100 करोड़ रुपए वैक्सीन के विकास में खर्च होंगे, ताकि वैक्सीन विकास को उत्प्रेरित करने के रूप में सहायता दी जा सके। इस राशि का उपयोग प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के निरीक्षण में किया जाएगा। कुछ दिन पहले कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच प्रधानमंत्री के निर्देश पर पीएम केयर्स फंड बनाया गया था। पीएम मोदी के आह्वान पर देश के खास से लेकर आम लोगों ने जमकर इसमें दान दिया था। और गृह मंत्रालय ने कोविड के मद्देनजर केंद्र के विभागों में कामकाज के लिए वर्क फ्रॉम होम का फ्रेमवर्क जारी किया है और उसके संबंध में सुझाव भी आमंत्रित किए हैं। दरअसल कोरोना महामारी के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए केंद्रीय विभागों में वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दी गई है और घर से लगातार कई क्षेत्रों में काम भी हो रहा है। खास बात यह है कि ई ऑफिस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और एनआईसी की मदद से आपदा काल में वर्क फ्रॉम होम काफी कारगर साबित हो रहे हैं और भारत सरकार की ओर से पहली बार ऐसा प्रयोग किया जा रहा है।
केंद्रीय सचिवालय में विभिन्न वर्किंग आवर्स और स्टैगर्ड अटेंडेंस के साथ काम के तरीके को लॉकडाउन के बाद भी जारी रखना जरूरी माना जा रहा है। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए सुधाकर दास और जानकारी के साथ। सुधाकर, तो क्या कुछ जारी किया गया है जानकारी इस पूरे मसले पर? जी देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला जया, खासतौर से आपको याद होगा लिंक्डइन पर प्रधानमंत्री ने एक अपना आर्टिकल भी शेयर किया था और उस समय उन्होंने इस बात की चर्चा भी की थी कि वर्क फ्रॉम होम एक तरह से आने वाले समय में जी। पोस्ट कोरोना काल में एक कह सकते हैं कि जरूरी चीज होगा और उसी को आगे बढ़ाया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। हमने देखा कि अभी कोरोना महामारी के समय में इस तरह का एक अभिनव अनूठा प्रयोग किया गया, बहुत महत्वपूर्ण है और ये सरकार की जो बहुत बड़ी सोच है उसको दिखलाता है। ये जो पहले एक समय सोच हुआ करती थी कि सरकारी फाइलें, जानकारियां सरकारी दफ्तरों के बाहर नहीं निकल सकती है, उसको उससे आगे निकलने की कोशिश की गई है। माफ कीजिएगा। उस लिहाज से काफी ये महत्वपूर्ण फैसला है। उसके लिए तमाम लोगों से सुझाव मांगे गए। हमको पता है कि अभी 1/3 स्टाफ अटेंडेंस के सहारे वो काम कर रहा है, डिफरेंट वर्किंग आवर्स में वो आते हैं और कई लोगों को जो वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी गई है, लेकिन एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बने, नियमों के तहत वो पूरी चीजें चले, इसके लिए पूरा सुझाव मांगा गया है। हमको पता है जो ई ऑफिस है, इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस है, जो केंद्र के 75 मंत्रालय है या विभाग है, उसमें से अगर 57 विभागों की बात करें तो 80% ई ऑफिस के जरिए चल रहा है। तो ये कोई बहुत बड़ा या मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उसके लिए कुछ नियम बनाने की जरूरत है और इस सोच के साथ कि आने वाले समय में ये जो मुश्किल है कोरोना काल की, तकनीक उसमें एक बहुत बड़ा जरिया, बहुत बड़ा सहारा हो सकता है। और जो सुझाव मांगे हैं बेहद महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है कि जूनियर जो कर्मचारी है उन पर भी भरोसा किया जा रहा है। अभी क्या है कि ई ऑफिस का उपयोग कुछ सीनियर अधिकारी अपने घरों से भी कर सकते हैं, करते हैं, जिसमें डिप्टी सेक्रेटरी और उनके ऊपर के अधिकारी हैं। प्रस्ताव ये है कि सेक्शन ऑफिसर अगर उनके विभाग के उच्चाधिकारी चाहेंगे तो सेक्शन ऑफिसर तक के अधिकारी ई ऑफिस का उपयोग अपने घरों से कर सकेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग कर सकेंगे और एनआईसी को इसके लिए पूरा प्रोटोकॉल या एक तरह से कह सकते हैं तकनीकी तौर पर, क्योंकि एक बैकएंड ऑफिस की जरूरत पड़ेगी, टेक्निकली इसको सपोर्ट कर सके और तमाम चीजों को एक तरह से देख सके। बहुत महत्वपूर्ण ये फैसला और सरकार की बहुत बड़ी सोच। लेकिन बिल्कुल। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि इस मुश्किल की घड़ी में भी कई सकारात्मक बदलाव हमारे आसपास हो रहे हैं और एक नई तरह की कार्यशैली भारत में विकसित की है और ये उदाहरण हम पेश कर सकते हैं पूरे विश्व के सामने, तो उसी कड़ी में इस तरह से वर्क फ्रॉम होम किस तरह से कर सकते हैं, एक फ्रेमवर्क जारी किया गया है सरकार की ओर से। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। और अब बात कर लेते हैं भारत में कोरोना वायरस की स्थिति की। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 49,219 हो गई है, जबकि 26,234 लोग इलाज के बाद संक्रमण से मुक्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं। तो वहीं कोरोना वायरस से 2,549 लोगों की मौत हुई है। और इस वक्त राज्यों में क्या स्थिति है, आइए उस पर भी नजर डाल लेते हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कोरोना के संक्रमण को लेकर जो कोरोना के संक्रमण के जो मामले हैं वो जरूर बढ़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे हम कह सकते हैं कि जो रिकवरी रेट है उसमें बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पर महाराष्ट्र आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के इस वक्त 25,922 मामलों की पुष्टि यहाँ पर हुई है। जो सक्रिय मामले हैं वो 19,400 हैं और इसमें भी 3,562 यहाँ पे गुजरात का आ रहा है, इसमें 3,562 लोग गुजरात के ठीक होकर स्वस्थ होकर जा चुके हैं। कुल जो सक्रिय मामले हैं वो 5,139 मामले हैं इस वक्त गुजरात की अगर हम बात करें। तमिलनाडु की तरफ रुख कर लेते हैं। तमिलनाडु दक्षिण भारत जहां पर 9,227 मामलों की पुष्टि हुई थी, लेकिन 6,987 ही इस वक्त सक्रिय मामले हैं, क्योंकि 2,176 लोग ठीक होकर स्वस्थ होकर अपने घर वापस जा चुके हैं। तो वहीं 64 लोगों की मृत्यु हुई है तमिलनाडु में इस संक्रमण के चलते। बात करें राजधानी दिल्ली की तो इस वक्त 7,998 मामलों की यहां पर पुष्टि हुई है, लेकिन 5,034 सक्रिय मामले हैं, क्योंकि 2,858 जो मरीज हैं वो कोरोना मुक्त होकर ठीक होकर स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। राजधानी दिल्ली के ये आंकड़े यहां पर सामने आ रहे हैं। तो लगातार हम देख रहे हैं कि जो रिकवरी रेट है वो यहां पर बेहतर हो रहा है। राजस्थान की बात करें तो 4,328 मामलों की पुष्टि हुई है, लेकिन सक्रिय मामले 1,748 है इस वक्त, क्योंकि
2459 जो लोग हैं वो ठीक हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर 121 मृतकों का आंकड़ा है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो ये आंकड़ा सामने आ रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 4173 मामले यहाँ पर सामने आए थे। मध्य प्रदेश में 1937 सक्रिय मामले इस वक्त हैं और 2004 लोग यहाँ पर ठीक होकर जा चुके हैं। 232 लोगों ने कोरोना वायरस के चलते अपनी जान खोई है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से जो मामले हैं इस वक्त सामने आ रहे हैं, लेकिन कड़े कदम उठाए जा रहे हैं सरकार की ओर से भी। उत्तर प्रदेश का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 3729 मामलों की कुल पुष्टि हुई थी, लेकिन सक्रिय मामले इस वक्त 1744 हैं, जो कि 1902 लोग ठीक हो चुके हैं, उन्होंने कोरोना को मात दी है और उसके बाद वो ठीक होकर स्वस्थ हो चुके हैं। 83 लोगों की मौत हुई है उत्तर प्रदेश में। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो 2290 यहां पर मामले सामने आए थे, इसमें से 1381 सक्रिय मामले इस वक्त बताए जा रहे हैं और 702 लोग यहां पर ठीक हो चुके हैं। 207 जो है मृतकों का आंकड़ा है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो 2137 लोगों को यहां पर कोरोना वायरस पाया गया था, मामलों की पुष्टि हुई थी, लेकिन 948 सक्रिय मामले इस वक्त वहां पर हैं। 1142 लोग ठीक हो चुके हैं, अपने घर जा चुके हैं स्वस्थ होकर। 47 लोगों की मृत्यु हुई आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के चलते। और यहां पर कुल मामलों की पुष्टि, जो पूरा आंकड़ा इस वक्त यहां पर आ रहा है कि 78,003 मामले इस वक्त हमारे भारत देश में आए हैं, लेकिन जो सक्रिय मामले हैं वो 49,219 है। 26,235 लोग वो हैं जिन्होंने कोरोना को हराया है, वो ठीक हुए हैं, स्वस्थ हुए हैं और अपने घर वापसी की है। मृतकों का आंकड़ा यहां पर 2549 है। 2549 लोगों की मौत हुई है कोरोना संक्रमण को लेकर। लेकिन अगर हम बात करें तो इस पूरी कड़ी को यहां पर तोड़ना है हमें, संक्रमण की कड़ी को। लगातार जो लॉकडाउन के नियम है वो उनका कड़ाई से पालन किया जा रहा है और यही वजह है कि यहां पर इतनी बड़ी संख्या में लोग कोरोना के संक्रमण को मात देने में कामयाब हुए हैं। और आइए बात कर लेते हैं खबरों में आगे। तो हम बता दें कि जिस तरह से 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का केंद्रीय सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने दिल खोलकर स्वागत किया है और कहा है कि यह पैकेज एमएसएमई इंडस्ट्री को मजबूती प्रदान करेगा। This can be a great boost for the industry, and which is very important, and they will get the all concessions from the banks and the government, which are already giving to the MSMEs. So this is really giving a very, very good boost to our all small scale industries. And the demand was waiting from last many days. Now it is clear. उन्होंने कहा कि ग्रामीण उद्योग का सालाना टर्नओवर 88,000 करोड़ है, लेकिन अब लक्ष्य 5 लाख तक ले जाने का है। This is going to give a good boost. It's a booster dose to village industries. Presently, we have the turnover of 88,000 crore of village industry. Now, we have a target to make it 5 lakh crores within 2 years. So this is only, it can be helpful for all these khadi industries. At the same time, we will increase the export. The denim which is prepared by khadi is already going to international market, and denim jeans, they are using khadi. So the global market of khadi will be possible, and it is going to give a good boost to the small weavers. तो बिल्कुल खादी वैश्विक बाजार में भी अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। और 20 लाख करोड़ के इस आर्थिक पैकेज में कृषि और ग्रामीण इलाके के लोगों का खासा ध्यान रखा गया है। पैकेज को लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से बात की हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। सरकार ने एक बड़े राहत के पैकेज का ऐलान किया है। भारत के हरेक क्षेत्र के जो सेक्टर हैं उनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया। उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी भी हैं। सर, कैसे देखते हैं इस पैकेज को, और खास तौर से प्रधानमंत्री जी ने ग्रामीण कल्याण की भी बात की थी। सरकारी सैलरी पाने वाले लोग और कारखाने में काम करने वाले मजदूर वर्ग, इन सब को राहत प्रदान करने वाला है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो ग्रामीण भारत है वो या तो कृषि में काम करता है और कृषि के अतिरिक्त वह छोटे कारखानों में काम करता है। आप लगातार इस बात का जिक्र भी करते रहे हैं, किसान, गांव और ग्रामीण। तो आप कैसे देखते हैं इस पूरे पैकेज में, इन तीनों ही स्थितियों में, कि हमारा जो किसान है, हमारा जो ग्रामीण जो परिवेश है, वो कैसे बच पाएगा और कैसे तरक्की कर पाएगा? ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है
वो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। बस उस अर्थव्यवस्था को हमेशा प्राथमिकता देते रहने की आवश्यकता है। आपने अनुभव किया होगा कि लॉकडाउन के इस दौर में देश की सारी व्यवस्थाएं थम गई थीं, लेकिन कृषि की व्यवस्था और गांव की एक ऐसी व्यवस्था थी जिसने अपना काम निरंतर करते रहा। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि किसान का 270 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है और 50 लाख से अधिक टन धान खरीदा गया है। 7.5 लाख मीट्रिक टन हमारा दलहन और तिलहन की खरीद हो गई है। तो गांव की व्यवस्था लॉकडाउन के अवसर पर भी संचालित रही। आखिरी सवाल, आर्थिक पैकेज को लेकर भारत के किसान और भारत के ग्रामीण इलाकों के लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? भारत सरकार का, राज्य सरकारों का अधिक ध्यान अब कृषि के क्षेत्र पर है। निवेश की दृष्टि से भी है, योजनाओं की दृष्टि से भी है, सब्सिडी की दृष्टि से भी है, उत्पादकता बढ़ाने की दृष्टि से भी है, किसान की आमदनी दोगुनी करने की दृष्टि से भी है और किसान की आय सहायता में प्रतिवर्ष 75,000 करोड़ रुपया पीएम किसान के माध्यम से किसान लोगों बंधुओं को जाए, इस दृष्टि से भी भारत सरकार की प्राथमिकता है। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, जिनका कहना है कि ये जो आर्थिक पैकेज है वो ग्रामीण भारत के लिए बहुत कुछ लेके आया है, किसानों के लिए बहुत कुछ लेके आया है। कई सारे सेक्टर हैं जिसका ध्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा है, जिसमें जो ग्रामीण भारत है उसका सबसे खास ख्याल रखा गया है। नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और वंदे भारत मिशन के तहत ढाका से आज एयर इंडिया के 2 विमान भारत के लिए उड़ान भरेंगे। बांग्लादेश के समय के अनुसार अब से थोड़ी देर बाद विमान उड़ान भरेंगे। एक विमान 169 भारतीय नागरिकों के साथ ढाका से चेन्नई के लिए रवाना होगा, तो वहीं दूसरा विमान ढाका से दिल्ली के लिए उड़ान भरेगा। दिल्ली जाने वाले भारतीयों की संख्या 70 है। ये सभी भारतीय कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन में वहीं फंस गए थे, जिन्हें भारत सरकार के वंदे भारत मिशन के तहत अब स्वदेश लाया जा रहा है। और केंद्र सरकार की ओर से लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन इस वक्त सफलतापूर्वक जारी है। इसके तहत आज दुबई से एक एयर इंडिया एक्सप्रेस का विशेष विमान अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचा, जिसमें 177 भारतीय नागरिक सवार थे। हालांकि उनको अपने घर जाने के लिए अभी 14 दिन और लगेंगे, क्योंकि सभी को 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया गया है। और अपनों की एक झलक पाने के लिए बेताब घर वालों ने कई घंटों तक अमृतसर एयरपोर्ट पर उनका इंतजार किया। इन सभी ने सरकार के प्रयासों की दिल खोलकर तारीफ की और सरकार को धन्यवाद दिया। दुबई से आई है जी फ्लाइट, और इसमें करीब 177 लोग हैं। ये एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट है। जो भी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो उनको फॉलो किया जा रहा है। जो भी उनके सैनिटाइजेशन, डिस्टेंसिंग के जो भी नॉर्म्स हैं वो सब पूरे फॉलो किए जा रहे हैं। हिंदुस्तान गवर्नमेंट के साथ जितने भी सहयोगी लोग हैं, मैं सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं। और ये बहुत प्रशंसनीय कदम है, क्योंकि जो इस समय जो सारी तरफ निराशा फैली हुई है, और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके लिए ये आशा की किरण उजागर हुई है कि गवर्नमेंट ने इतना बड़ा स्टेप लिया है। आई एम रियली थैंकफुल। प्रदेश में 17 मई तक लॉकडाउन जारी है और इस वजह से देश के अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों, मजदूरों समेत यात्री ट्रेनों का संचालन, स्पेशल ट्रेनों का संचालन भी शुरू कर दिया गया है। इसी के मद्देनजर रेलवे ने 22 मई से वेटिंग लिस्ट टिकट जारी करने का फैसला किया है। अब स्पेशल ट्रेनों में भी टिकट रद्द करने पर 50% शुल्क नहीं काटा जाएगा और 24 घंटे पहले टिकट रद्द किए जाने की बाध्यता भी खत्म कर दी गई है। रेलवे ने इन ट्रेनों में प्रतीक्षा सूची की सीमा भी तय की है। रेलवे ने AC 3 टायर के लिए 100, AC 2 टायर के लिए 50, चेयर कार के लिए 100 और प्रथम श्रेणी AC के लिए 20 के अलावा एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए भी 20 और स्लीपर क्लास के लिए 200 टिकटों की वेटिंग लिस्ट की सीमा बनाई है। लेकिन वेटिंग लिस्ट वाले ट्रेन में सफर नहीं कर पाएंगे। इस महीने की 22 तारीख से शुरू यात्रा के लिए 15 मई से बुक किए गए टिकटों में बदलाव लागू होंगे। चूंकि विशेष ट्रेनों के लिए आरक्षण की अधिकतम अवधि 7 दिन रखी गई है, इसलिए यात्री 15 मई से वेटिंग लिस्ट के लिए टिकट बुक करा सकेंगे। इन ट्रेनों में कोई RAC टिकट नहीं होगा।
और लॉकडाउन में स्पेशल यात्री ट्रेनों के जरिए लोग अपने घरों तक पहुंच रहे हैं। आज नई दिल्ली से चली जम्मू स्पेशल ट्रेन सुबह लगभग 6 बजे जम्मू पहुंची है, जिसमें 1000 से अधिक यात्री सवार थे। रवानगी से पहले दिल्ली व फिर जम्मू पहुंचने के बाद भी इन सभी यात्रियों की सेहत की पूरी तरह से जांच की गई। और इसके अलावा डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस के जरिए लोग नई दिल्ली से अपने शहर पहुंचे। आज सुबह करीब 7:30 बजे हजारों यात्रियों के साथ ये ट्रेन पहुंची है, जिसके बाद यात्रियों का स्वास्थ्य परीक्षण भी हुआ। और अब बात कर लेते हैं कोरोना के खिलाफ जारी जंग से जुड़ी जमीनी हकीकत की। महाराष्ट्र के लातूर में लॉकडाउन के दौरान अपनी नौकरी गंवा चुके एक युवक ने सब्जियों की ऑनलाइन आपूर्ति करके न केवल अपने लिए रोजगार का एक साधन तैयार कर लिया है, बल्कि अपने साथियों को भी बेरोजगारी से वो उबार रहे हैं। लातूर के दत्तात्रेय लोमटे एक दवा कंपनी में काम करते थे। लॉकडाउन में आ रही दिक्कतों के बीच उनकी नौकरी चली गई और वह बेरोजगार हो गए। लोमटे ने तय किया कि बजाय दूसरी नौकरी खोजने के वह अपना कुछ कामकाज शुरू करेंगे और इसके बाद उन्होंने अपने आसपास के खेतों में तैयार होने वाली सब्जियां और फलों की ऑनलाइन आपूर्ति लोगों तक करके आत्मनिर्भर बनने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने अपने कुछ दोस्तों को भी साथ आने के लिए राजी कर लिया। लोगों से लोमटे ने ऑनलाइन ऑर्डर लेना शुरू किया और उसका व्यवसाय चल पड़ा। मैं और मेरे दोस्तों ने कुछ अलग करने का प्रयास सोचा और उसके वजह से हम स्मॉल बास्केट नाम से एक बिजनेस चालू कर दिया और उसके चलते हम फार्मर के खेत में जाके उनके पास से अच्छे दामों में सब्जी और फल खरीदी करते हैं। और लॉकडाउन की वजह से जो घर में बैठे वाले हमारे शहरों में जो घर में बैठे वाले लोग हैं उनके घरों तक ऑनलाइन से ऑर्डर लेते हैं और उनके घरों तक हम सब्जी और फल पहुंचाते हैं। सब्जियों और फलों की डिजिटल माध्यम से डोर टू डोर आपूर्ति से लोग भी खुश हैं, क्योंकि उनको बाहर जाने का जोखिम नहीं उठाना पड़ रहा है। जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ मुझे स्मॉल बास्केट के बारे में पता चला। मैंने स्मॉल बास्केट से सब्जियां फल खरीदना शुरू किया। मैं ये सोचती हूँ कि मेरे घर में रहने से मेरे साथ में रहने वाले लोग, मेरे संपर्क में आने वाले लोग, हमारे घर के जानवर सभी कोरोना से सुरक्षित रह सकते हैं। लोमटे जैसे कई युवा इस मुश्किल वक्त में नई संभावनाओं को न केवल तलाश रहे हैं, बल्कि सफलता की नई कहानियां भी लिख रहे हैं। लातूर से अरुण समुद्री के साथ मुंबई ब्यूरो। तो इन्होंने थामा स्वरोजगार की राह। और कोविड-19 के प्रकोप के बीच कुछ राज्यों से अच्छी खबरें भी आ रही हैं, आइए उन पर डाल लेते हैं नजर। तो देश में अब जल्द ही स्वदेशी वेंटिलेटर का निर्माण शुरू होगा। भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित वेंटिलेटर के बड़े पैमाने पर निर्माण के लिए करार किया है। कोविड-19 संकट में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा विकसित वेंटिलेटर का उत्पादन भारत डायनामिक्स लिमिटेड करेगी। इस बाबत बीडीएल और आईआईटी कानपुर की इनक्यूबेट स्टार्टअप नोका रोबोटिक्स के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आईआईटी द्वारा डिजाइन किया गया ये वेंटिलेटर काफी सस्ता और बेहतर सेवा देने वाला उपकरण है। खास बात यह है कि इस वेंटिलेटर को फ्रंट लाइन पर कोविड-19 से लड़ रहे चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। अब प्रमुख रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा उत्पादन का बीड़ा उठाए जाने के बाद इस महामारी के दौरान स्वदेशी तकनीक से तैयार बेहतर वेंटिलेटर जल्द उपलब्ध होने की संभावना बन गई है। एक समझौता हम लोगों ने किया है भारत डायनामिक्स लिमिटेड, नोका रोबोटिक्स और आईआईटी कानपुर के बीच में, जिसके तहत बीडीएल जो है इन वेंटिलेटर्स का निर्माण करेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 के चलते हुए हमारे देश के अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की आवश्यकता रहेगी और हमें बड़ी खुशी है कि हमने यह वेंटिलेटर मेक इन इंडिया के तहत पूरा यहाँ पर ही विकसित किया है और हम एक 1.5 महीने के छोटे अंतराल में एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट को बनाने में
सफल रहे हैं। आशा है कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड इसका निर्माण अभी शीघ्र ही करने लगेगा और मई के अंत तक हम बड़ी मात्रा में वेंटिलेटर्स सप्लाई करने में सक्षम रहेंगे। वाकई बहुत ही सराहनीय कदम यहाँ पर। और जिस तरह से हमारे सुरक्षाकर्मी इस वक्त कोरोना के खिलाफ जंग में जुटे हुए हैं, उनकी चौतरफा तारीफ उन्हें मिल रही है। तो इसी बीच भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान कपिल देव ने दिल्ली पुलिस की तारीफ की है और कहा है कि दिल्ली पुलिस जिस तरह से कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है और लोगों की सेवा में तैनात है, वो सराहनीय है। नमस्कार, मैं दिल्ली की पुलिस या तमाम हिंदुस्तान की पुलिस को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। इस मुश्किल समय में जिस तरह आपने काम किया, दिल्ली में रहता हूँ और थोड़ा बहुत जान पहचान है कि किस तरह मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं पुलिस के कर्मचारी, तो तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि आपकी ये जो सेवा है, ये जो काम है, ये सर चढ़कर निकल के आएगा। और दुनिया भर में इस पर कोरोना को लेकर क्या कुछ हाल चल रहा है, वो देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आपात कार्यक्रमों के प्रमुख डॉक्टर माइकल रियान ने कहा है कि कोरोना वायरस किसी भी दूसरे स्थानीय वायरस की तरह बन सकता है और संभव है कि ये वायरस कभी जाए ही नहीं। This virus may become just another endemic virus in our communities, and this virus may never go away. There is no formal system of de-escalating this other than for WHO to change its national, global and regional risk assessments. We do have one great hope. If we do find a highly effective vaccine that we can distribute to everyone who needs it in the world, we may have a shot at eliminating this virus. तो बिल्कुल कोरोना से जुड़ी तमाम सावधानियों को हमें अपनी आदत में शुमार करना होगा। तो ये बिल्कुल ये जंग तेरी है, ये जंग सबकी है। जी हाँ, ये मुश्किल वक्त जल्द गुजर जाएगा और पहले से भी ज्यादा रफ्तार से हम विकास की राह में आगे बढ़ेंगे। ये संदेश दे रहे हैं हमारे कलाकार। तो 2 गज दूरी है बेहद जरूरी। आत्मनिर्भर बनने के लिए बढ़ाए कदम, सकारात्मक रहे, अफवाहों से बचे क्योंकि सावधानी ही बचाव है। आपको छोड़े जाते हैं डॉक्टर राहत इंदौरी के शब्द और फरीदकोट की इस प्रेरणादायी कंपोजिशन के साथ। रफ्तार वही होगी। नमस्कार। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत ने दिखा दिया कि जब देश पर संकट आता है तो किस प्रकार से हम एकजुट होकर उसका मुकाबला करते हैं। फिर राह में मौसम की झनका वही होगी, निकलेंगे सफर पर रफ्तार वही होगी। फिर राह में मौसम की झनका वही होगी, निकलेंगे सफर पर रफ्तार वही होगी। हम घर में रह लेंगे, हम हंसकर सह लेंगे, जो मर्जी रब की है। ये जंग तेरी है, ये जंग मेरी है, ये जंग सबकी है। राह में मौसम की झनकार वही होगी, निकलेंगे सफर पर फिर रफ्तार वही होगी। फिर राह में मौसम की झनकार वही होगी, निकलेंगे सफर पर फिर